हाल में ही आईपीएस आलोक कुमार ने गोवा पुलिस के डीजीपी के तौर पर यहाँ कार्यभार संभाला है। और हमारे साथ आज खुशी है कि आलोक कुमार सर हमारे साथ हैं। इनसे बात की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1996 बैच के आईपीएस आलोक कुमार गोवा आने से पहले दिल्ली में, मिजोरम में और चंडीगढ़ में अपना काम कर चुके हैं और सीआईएसएफ के साथ भी, मतलब अभी गोवा आने से पहले सीआईएसएफ के साथ डेपुटेशन पे काम कर रहे थे और फिर अभी गोवा आए हैं। सर, स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने दिल्ली में अच्छा खासा काम किया है, सीआईएसएफ के काम किया है, चंडीगढ़ और मिजोरम में काम किया है। उन जगहों के मुकाबले जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है जब से आपने कार्यभार संभाला है गोवा में, उन जगहों के मुकाबले अगर पुलिसिंग के लिहाज से अगर बात करें तो गोवा आपको कुछ अलग लगा क्या? मतलब इसमें देखिए, हर जगह के चैलेंजेस अलग हैं, क्योंकि हर जगह का नेचर अलग है। वहाँ पे जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो अलग है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली देखें तो नेशनल कैपिटल है, तो ये नेशनल कैपिटल के चैलेंजेस अलग होते हैं। जो चंडीगढ़ है वो बहुत वेल प्लान्ड सिटी है, पर 3-3 स्टेट की वो कैपिटल है, तो इस वजह से उसके अलग चैलेंजेस हैं। क्योंकि 3 स्टेट के कैपिटल हैं तो वही तीनों स्टेट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका फॉल आउट चंडीगढ़ पे भी होता है। तो जो गोवा है उसमें बेसिकली ये है कि इसका अगर एरिया देखें और पॉपुलेशन साइज़ देखें तो छोटा है, पर जो यहाँ के चैलेंजेज हैं वो टूरिस्ट इन्फ्लो इतना ज़्यादा है, उसको चैलेंज वो एक चैलेंज है। फिर इवेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे, तो उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको एक अलग चैलेंज है। तो उस हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी जगह को। और बीइंग फुल फ्लेजेड स्टेट, एक जो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी चैलेंजेज। कोस्टल एरिया भी है, 105 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन भी है। तो इस वजह से ये बाकी पहले के एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस पुलिसिंग का यहाँ पे गोवा में है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। गोवा जैसे छोटे राज्य में जहाँ की पॉपुलेशन करीब 15-16 लाख है, लेकिन यहाँ करोड़ों की संख्या में दूसरे देश से, दूसरे राज्य से टूरिस्ट आते हैं। और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि यहाँ इवेंट्स सालों भर करीब-करीब होता रहता है, जिसमें कि म्यूजिक इवेंट्स का भी एक खासा नंबर होता है। और जैसे ही म्यूजिक की बात होती है, चाहे लोकली नाइट क्लब की बात कर लें, पब्स की बात कर लें या बड़े म्यूजिक इवेंट्स की बात करें, उसके साथ-साथ ड्रग्स का एक जुड़ा मामला आता है। गोवा के साथ एक ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, क्या है, अभी तक जो मेरे ऑफिसर्स से यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है उसमें ये है कि यहाँ पे कंजम्पशन का एक इश्यू है। जो कंजम्पशन ज़्यादा है कोई की, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ट्रेड नहीं है कि यहाँ से कोई सप्लाई होता हो, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ मतलब एंड कंज्यूमर के हिसाब से एक इश्यू यहाँ पे आता है। जो भी यहाँ पे नेटवर्क है ड्रग का, उसके ऊपर में बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से गोवा पुलिस काम करती रही है। और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया, एक रोड मैप तैयार किया है। और उसमें बेसिकली हम लोगों का आइडिया ये है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं यहाँ पे, जिनकी छत्र छाया में यहाँ पेडलिंग का काम चलता है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद उनके खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से उनके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, उनका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लाते हैं, आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और ये सोर्स वाले नेटवर्क को भी डिसरप्ट करना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको भी डिसरप्ट करना है। पर उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्रग पेडलिंग या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के साथ होती है कि उसका एक फाइनेंशियल नेटवर्क होता है। क्योंकि हर क्राइम का एक इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा तो वो क्राइम चलता नहीं है। तो वो जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से उनको गेन है और उस ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे को हम कैसे रोक सकते हैं, और उस फ़ायदे जो फ़ायदा अभी तक उसको उन्होंने उठाया है उसका कैसे आकलन करके फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, अटैचमेंट हो या कोई और भी चीज़ है। तो ये जो भी लीगल तरीके हैं, तो हम यथासंभव कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए ऑलरेडी लिस्ट्स बनाई गई हैं, पुलिस स्टेशन को, एएनसी को और क्राइम ब्रांच को काम असाइन किया गया है और इसका वीकली रिव्यू करने का इरादा है। पहला जो रिव्यू है ऑलरेडी मैंने कल कर लिया है और उसके हिसाब से इस पर काम हो रहा है। पिछले 40 दिनों के अंदर हम लोगों ने 23 केसेज ड्रग्स के दिए हैं। सो विच इज़ ए गुड नंबर। अभी तक इस साल 93 केसेज हुए हैं और साथ में ये है कि उसमें रिकवरीज भी अच्छी हुई हैं
और जो इंट्रोगेशन हुआ है उसके अंदर में नेटवर्क भी हमें पता चल रहा है और उस पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे भी काम करने का इरादा है। और गोल ये है कि जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है उसके पहले हम उस पर कुछ विजिबल इम्पैक्ट डाल सके इस ड्रग ट्रेड पे। सर, गोवा में स्मगलिंग का जो रास्ता अभी तक मेरे जानकारी में है, वो मुंबई या गुजरात में ड्रग्स आता है विदेशों से, और उसके बाद ये भी पता लगा कि जो कुछ विदेशी नागरिक हैं जो छात्र वीज़ा पर पुणे में या मुंबई में पढ़ते हैं, वो गोवा घूमने के बहाने बसों से आते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं। जी इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कुछ जी, उसके ऊपर में इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, दोनों की मदद से उस पे काम चल रहा है। और जब भी हम किसी को यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं ड्रग पेडलर को, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंट्रोगेशन कर रहे हैं ताकि उससे पता चले कि वो कितनी दफ़े लेके आया, कैसे लेके आया, कहाँ कहाँ से लेके आया और आगे फिर यहाँ किसको दिया। और इससे पता चलता है कि आगे उसमें एक इन्वेस्टिगेशन का फर्दर रास्ता खुलता है और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं। जब उसके हम फ़ोन की एनालिसिस करते हैं या उसके कॉल डिटेल की एनालिसिस करते हैं, उन तमाम जानकारियों की मदद से फिर आगे जो नेटवर्क है वो सब पता चल जाता है और उस पे फिर आगे क्या लीगल एक्शन लेना है उसकी प्लानिंग की जाती है। सर, अब सवाल उठता है कि गोवन समाज के जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय युवा हैं, वो कितने इस ट्रेड में शामिल हैं, और आपका क्या आकलन है कि कितने लोकल्स ड्रग्स कंज्यूम करते हैं? देखिए, इसके अंदर में मैं समझता हूँ कि हमें ड्रग, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि हमें ड्रग को ख़त्म करना है। उसका सप्लायर कौन है, उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें चाहे सप्लायर कोई भी हो, कंज्यूमर तक वो ना पहुँचे और जो भी कंज्यूमर है उसको एजुकेट करना कि ड्रग के क्या हाल है, कैसे इससे एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो सकती है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क में कोई भी शामिल हो उसके खिलाफ एक्शन होगा और अवेयरनेस सबकी की जाएगी। सर, अब जो गोवा पुलिस के सामने दूसरा चैलेंज है, या हम कहें देश की पुलिस के सामने दूसरा चैलेंज है, वो है ऑनलाइन फ्रॉड का। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन चीटिंग का जो है जाल फैलता जा रहा है। गोवा एक शिक्षित समाज है, फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉडस्टर जो है 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए चीट कर ले जाते हैं। कोई नकली पुलिस बन के आता है, कोई जो भी मोडस ऑपरेंडी है इनका। आपका इसके बारे में क्या आकलन है? साइबर क्राइम आज की तारीख में पूरे ग्लोबल लेवल पे एक मेजर चैलेंज बन के उभरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और नेटवर्किंग अच्छी हुई है मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वैसे वैसे साइबर क्राइम का जाल भी फैलता गया है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं। इंटरनेट सर्विस की मदद से, मोबाइल जो टेलीफोनी है उसकी मदद से, और जो बैंकिंग और ऑनलाइन जो वॉलेट होते हैं उन सब की मदद से उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी के सामने में ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इसके पहले कि उनको पता चले कि एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। ज़्यादातर जो अमाउंट है जो चीट की गई है वो पता नहीं वो कौन सी जगह पे पहुंच जाए, अपने देश के किसी कोने के अकाउंट, बैंक अकाउंट में पहुंचे, या जो वॉलेट होते हैं उसमें पहुंचे, या फिर वो विदेश में भी बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा चला जाता है। तो ये इस तरीके से जो इनका नेटवर्क है बड़ा ही कम्प्लेक्स नेटवर्क है साइबर क्राइम का। और क्राइम का नेचर पिछले 3-4 दशकों में बहुत तेज़ी से बदला है। जहाँ पहले फिजिकल स्पेस में मैक्सिमम क्राइम होते थे, वहाँ आज साइबर स्पेस में ज़्यादा क्राइम हो रहा है और जो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है वो चोरी, छीन झपट, लूटपाट, उसमें इतना नहीं जा रहा है जितना कि साइबर फ्रॉड के ज़रिए जा रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट में बहुत ही सुनिश्चित तैयारी के साथ स्टेट पुलिस काम करे। और गोवा पुलिस की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि जो MHA की अपेक्स टास्क फोर्स है I4C, उसकी मदद से 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज और कल हम लोग चला रहे हैं और वो अभी ऑलरेडी इसका इनॉग्रेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने किया और कल संभावना ये भी है कि माननीय चीफ मिनिस्टर सर क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे। और वो इस वजह से हम कर रहे हैं कि हम और भी अपने लोगों को ट्रेन कर सकें, जो पुलिस पर्सनल हैं गोवा पुलिस के, उनको इस तरीके से तैयार कर सकें
कि साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को वो समझ सकें, इसके इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कर सकें और किस किस्म से पैटर्न जो साइबर फ्रॉड के इमर्ज हो रहे हैं वो न केवल साइबर क्राइम यूनिट उसको समझे बल्कि हमारे तमाम पुलिस स्टेशन और बाकी यूनिट्स भी उनको समझे। क्योंकि कई दफ़े ऐसा भी देखने में आया, यहाँ तो अभी हमने नहीं देखा है, पर इवन फोर्सेज के लोग भी इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और साइबर क्राइम के पीछे 3 इमोशन ऐसे हैं जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 1 ग्रीड, अगर हमें लालच है कि बहुत जल्दी हमें सस्ते में कुछ सामान मिल गया या हमें कुछ रिटर्न बहुत तेज़ी से मिल जाएगा, या दूसरा जो एक हम देखते हैं कि भाई किसी का अफेक्शन, जैसे मान लीजिए मेरा और आपका हमारी दोस्ती है तो मेरा प्रोफाइल बना के और आपको पैसे मांगेंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई ये दोस्त लोग हैं, ये मदद कर देंगे। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर, और तीसरा जो एक सेक्सटॉर्शन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल सफल हो रहे हैं। तो इसमें लोगों की अवेयरनेस लेवल का ऊंचा उठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चैलेंज केवल गोवा के लिए नहीं है बल्कि सब जगह के लिए। इसमें हमारा जो 1930 का हेल्पलाइन है और साइबर क्राइम का पोर्टल है उसकी जो कार्यवाही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमने 6 करोड़ के आसपास जो पैसा है लोगों का जो चला गया था उसको हमने बचाया। जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसको फ्रीज करके पिछले 2 सालों में, इस साल करीब 3.5 करोड़ रुपए बचाए हैं। और इसको और भी कैसे हम मजबूत कर सकें, इस प्रोसेस को फास्ट कर सकें, इसके ऊपर कंटिन्यूसली सीनियर लेवल पे मैं भी उसको मॉनिटर करता हूँ। पर डे क्या कॉल आ रही है, किस तरह के पैटर्न साइबर क्राइम के दिखाई दे रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स और कैसे फास्ट हो सकता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर बना सकते हैं। जैसे पीआई विद्यानंद की टीम है वो जो कंटिन्यूसली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाती रहती है और जो एसपी साइबर क्राइम है वो खुद इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पर कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर में मजबूती से काम होगा। सर, कई सालों से गोवा पुलिस एक एसओपी फॉलो कर रही है कि अगर चीटिंग अमाउंट 5 लाख से अधिक है तभी वो मामला साइबर सेल देखेगी, अगर 5 लाख से कम है तो स्थानीय पुलिस करेगी। बट कई ऐसे शिकायत हमें मिली है, मीडिया के पास मिली है कि स्थानीय पुलिस जो है साइबर केसेस को रजिस्टर करने में कतराती है। उनका कहना होता है कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। इसीलिए जैसे आज की ये 2 दिन की ट्रेनिंग, अभी इसके पहले 9 तारीख को भी एक ट्रेनिंग हमने करवाई थी जिसमें लोकल थाने के लोगों को भी किया, और ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग है इसमें लोकल थाने और बाकी यूनिट के भी लोग हैं, ताकि कल को बाकी यूनिट के लोग भी, इसलिए क्योंकि कल को वो थाने में भी पोस्ट हो सकते हैं। तो उन सबको जो है बेसिक नॉलेज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की होनी चाहिए। इस पर काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस तरह की शिकायत अगर कोई है तो उसका निपटारा आगे हम लोग करेंगे और इस तरह की शिकायत आएगी। सर, जो अगला चुनौती है गोवा पुलिस के सामने वो है ट्रैफिक और एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ मामला। मैं एक डाटा देख रहा था जो 31 जुलाई तक का डाटा है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट सिग्निफिकेंटली करीब 9% जो है वो घटा है। मौत जो है लोगों की जो जाने गई है वो 2 कम है इन कंपेरिजन टू सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। एवरी लाइफ मैटर्स में तो ये मानता हूँ सर, लेकिन फिर भी जो फैटिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में क्या प्लान है आपके? गोवा में डेफिनेटली रोड एक्सीडेंट्स में जो जान जा रही है या लोगों को चोटें आ रही है, ये एक चैलेंज है। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स भी बहुत है और अगर हम फैटेलिटी देखें तो ऑल इंडिया का एवरेज है पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन 11.1 लोगों की जान जाती है पर एनम, और गोवा में विच इज़ अराउंड 17-19, ठीक है, नहीं पर लाख, नॉट पर मिलियन, पर लाख 11 पीपल डाई इन इंडिया। ये जो मॉर्थ और एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और गोवा में वो लगभग 1.5 टाइम्स है नेशनल एवरेज का। और अगर हम देखें तो इंडिया में अदरवाइज ही रोड एक्सीडेंट में फैटेलिटीज बहुत ज़्यादा है, पर गोवा में इंडियन एवरेज से भी, इंडिया के नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये एक चैलेंज जो है डेफिनेटली, इसको कैसे घटा सकते हैं। इसमें रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी के 5 पिलर बोलते हैं। रोड इंजीनियरिंग, क्योंकि रोड इंजीनियरिंग से मतलब ये है कि कई दफ़े क्या होता है कि जहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक एंड फास्ट ट्रैफिक दोनों का इंटरैक्शन है, अगर एक ही लेन पे चल रहे हैं, आमने सामने चल रहे हैं, तो कई बार उसमें ये एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कई बार अगर बीच में हम जैसे डिवाइडर लगा देते हैं, रोड को चौड़ा किया और डिवाइडर लगा दिया, तो इंटरैक्शन कम हो जाता है। उसी तरह से रोड के साइनेजेज, जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे मान लीजिए कोई ब्लिंकर लगाना या कोई ऐसी चीज़
लगाना जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि बीच में डिवाइडर है, रोड किधर ख़त्म हो रही है। ये तमाम चीज़ें रोड इंजीनियरिंग के, जिसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है इसमें रोड इंजीनियरिंग के बाद लाइसेंसिंग कि स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजिम। तीसरा जो पिलर इसका माना जाता है वो है हमारा ट्रैफिक का प्रोसिक्यूशन, यानी अगर कोई ऐसा बिहेवियर जो रोड के कायदे कानून के खिलाफ है तो उसका चालान करना, उसको प्रोसिक्यूट करना। और चौथा है अवेयरनेस या एजुकेशन जिसको कहते हैं, यानी बच्चों को शुरू से ही तैयार करना कि वो रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर बने। एंड पांचवा है ट्रॉमा रिस्पॉन्स, कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बहुत ही फास्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाना। ये 5 पिलर्स हैं रोड सेफ्टी के। तो इसमें जो ट्रैफिक पुलिस का जो कंसर्न है वो बेसिकली प्रोसिक्यूशन एंड अवेयरनेस को लेके है। इसके अलावा बाकी जो इश्यूज हैं उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन का भी रहता है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोग जो पिछले 20 साल का एक्सीडेंट डेटा है उसकी एनालिसिस करके और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और हर ट्रैफिक सेल को ये जिम्मा दिया गया है कि वो अपने यहाँ का जो एक्सीडेंट पैटर्न है उसको एनालाइज करें और उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी बनाएं, रोड इंजीनियरिंग प्रपोजल्स बनाएं और साथ में अवेयरनेस का भी काम करें। तो इस अभी रफली ऐसा है कि 300 के आसपास फैटेलिटी हर साल गोवा की सड़कों पे है। तो हम लोगों का पहला चैलेंज जो है, क्या इसको हम घटा के 250 पे ला सकते हैं कुछ 1-2 सालों में, और आगे के आने वाले सालों में क्या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट हम लोग बना सकते हैं पांचों पिलर को सम्मिलित करते हुए। इसी एक पिलर में जो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी की है उसी में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गोवा पुलिस का प्रोजेक्ट ट्रस्ट, जिसमें अगर 3-4 महीनों में देखें तो करीब 2000 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हुए, उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स किया और उसके बाद उनको लाइसेंस बहाल किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा। तो ये जो पांचों पिलर है उसको लेते हुए क्या आगे आने वाले दिनों में इसको ग्रेजुअली घटा के 200, 150, 100 और 50 पे हम ले जा सकते हैं। तो ये एक पूरा ही रोड सेफ्टी का एक हिसाब से मुहिम जो है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन तमाम के साथ कोऑर्डिनेट करके, इंटरैक्ट करके और प्लानिंग करके कोशिश रहेगी कि इन फैटेलिटीज़ को हम कम करें। ट्रैफिक पुलिस से एक जो दूसरा मुद्दा जुड़ जाता है वो है करप्शन का। ऐसा कहा जाता है कि गोवा में टूरिस्ट आते हैं, वो रेंटेड बाइक लेते हैं या रेंटेड कार लेते हैं या दूसरे स्टेट्स के जो नंबर प्लेट्स होते हैं वो ऐसे को टारगेट किया जाता है और उनसे पैसा मांगा जाता है। एक इनिशिएटिव शुरू हुई थी बॉडी कैमराज की, बट अभी बारिश के कारण यहाँ पे वो भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये करप्शन इन ट्रैफिक पुलिस को कैसे हैंडल? देखिए इसके अंदर क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस को चालान और प्रोसिक्यूशन की पावर है ये बेसिकली रोड सेफ्टी लाने के लिए है। इसमें कोई रेवेन्यू जनरेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव है रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे बिहेवियर पे फोकस ज़्यादा करेंगे जहाँ पे एक्सीडेंट, जिस बिहेवियर से एक्सीडेंट होने की संभावना हो, यानी जो जिसको कहते हैं विजिबल वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल, उस पे फोकस करेंगे। और उसी हिसाब से तमाम ट्रैफिक सेल को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पास किए गए हैं कि हमें हमारा प्रोसिक्यूशन का सारा फोकस एक्सीडेंट कॉजिंग बिहेवियर के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए हर ट्रैफिक पुलिस का, और वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है चालान करने में नहीं हो। जैसे आज की तारीख में इस तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको कैमरा बेस्ड प्रोसिक्यूशन होता है, ऑटोमेटिकली होता है। वो कैमरा जो है वो नंबर प्लेट पढ़ लेता है, वायलेशन को रिकॉर्ड कर लेता है और जो रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज़ के पास है उससे पता कर लेता है कि इस व्हीकल का ऑनर कौन है और उसको ऑटोमेटिकली उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उसका चालान जनरेट हो जाता है। और इस तरीके से इस यहाँ पे भी जो स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है। इसी को हम आगे एक्सपेंड करके पूरे गोवा में प्रपोज कर सकते हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन से ह्यूमन इंटरवेंशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन यही है कि केवल विजिबल वायलेशन के लिए आप चाहे वो गोवा रजिस्टर्ड व्हीकल हो या गोवा से बाहर की रजिस्टर्ड व्हीकल,
जब विजिबल वायलेशन है तभी आप उनको रोकिए, अदरवाइज रोकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम जो कभी-कभी शिकायतें मिलती है उसको हम कम कर सकते हैं। सर 105 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है करीब-करीब। कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन की बात करें यहाँ 7 है, लेकिन इंटरसेप्टर बोट सिर्फ़ 1 है। हाई कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली एक चिंता जताई थी कि सिक्योरिटी रीज़न से भी बात हो सकती है। इलीगल फिशिंग का मुद्दा था हाई कोर्ट के सामने। इंटरसेप्टर बोट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए क्या चल रहा है? और मुझे पता लगा है कि आपके पास ही वो ज़िम्मेदारी दी गई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि कंपोज़िट प्रपोज़ल चाहिए। जी, तो वो प्रपोज़ल ऑलरेडी हर तरीके से उसका अध्ययन करके एक प्रपोज़ल तैयार कम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल बोट्स के परचेज़ का हम लोग बना रहे हैं और उम्मीद है कि शीघ्र ही ये बोट्स हमें मिल जाएँगी। सर दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, जैसे ड्रग्स की ही बात हो रही, दूसरे राज्यों से ड्रग्स आता है और एक खास नाम लेना चाहूँगा, हैदराबाद पुलिस का एलिगेशन रहा है पिछले 1-2 सालों में कि गोवा के ड्रग्स पेडलर हैदराबाद में जाके ड्रग्स बेचते हैं। तो कहीं न कहीं ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या क्या कुछ लैक हो रहा है सर? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कोई ऐसा नहीं है। मेरी पर्सनली भी सीपी हैदराबाद से भी बात हुई है और हम लोगों का यही है कि जब भी इन्फॉर्मेशन आए एक दूसरे स्टेट के बारे में तो हम लोग इसको शेयर करेंगे और इसको और भी हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र के साथ बहुत अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन है, तो कहीं भी हमें कोऑर्डिनेशन का कोई इश्यू अभी दिखाई नहीं दे रहा है और आगे भी नहीं होगा। सर अब थोड़ा-सा बात कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ विदिन गोवा पुलिस डिपार्टमेंट। क्या आपको लगता है सर, अब तो हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है, नंबर ऑफ पीआईज़ बहुत सारे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 1 महीने तक अंजुना पुलिस स्टेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन है, 1 महीने तक वहाँ पीआई नहीं था, एडिशनल चार्ज किसी को दिया गया था। दूसरी तरफ बात डिसिप्लिन के भी इसके साथ जुड़ा मामला आता है। देखा गया कि अंजुना जो सेंसिटिव मैटर है, कलंगुट सेंसिटिव मैटर है, पेडनेम सेंसिटिव मैटर है। इन एरियाज़ के कुछ ऑफिसर्स हैं जो लोकल क्लब ओनर से कोल्यूजन में जाकर के नॉइज़ पॉल्यूशन और दूसरे जो इलेगलिटीज़ हैं, उनमें मिल जाते हैं थोड़े से पैसे के लिए। ये दोनों मुद्दे सर आप एड्रेस कैसे करेंगे? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, उसमें मोरल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके ऊपर मैंने देखा है अपना जो मेरा छोटा-सा अनुभव रहा है गोवा पुलिस में, तो गोवा पुलिस का मोरल बहुत ही अच्छा है। इसको और भी मजबूत करने के प्रयास हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो स्टाफिंग है, उसके ऊपर स्टाफिंग का भी ऐसा मुझे कोई मेजर इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है अंजुना पुलिस स्टेशन में भी और जितने भी यूनिट्स हैं, उनके पास एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो, साथ ही उनकी एडिक्वेट ट्रेनिंग हो, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आप अच्छा काम करते हो, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपका मनोबल ऊंचा रहता है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है और साथ में जो कोई डिलिंक्वेंट बिहेवियर है वो नहीं हो, इसके ऊपर भी काम हम लोग करेंगे ताकि ऐसी शिकायतें कम हो जाए, पब्लिक को सर्विस अच्छी मिली और ज़्यादा हमें इनाम देने का मौका हो अपने फोर्स को, ना कि सज़ा देने के मौके हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम होगा। वेलफेयर के ऊपर में भी, हाउसिंग सेटिस्फैक्शन के ऊपर में, इन तमाम चीज़ों के जो प्रपोजल्स हैं वो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हैं। कहीं पे हमारे मान लो अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने शिलान्यास किया था, आपको पता होगा, फतोरदा पुलिस स्टेशन का। तो गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिव है इन चीज़ों को लेके और उनका पूरा सहयोग हमें मिलता रहता है और जो भी हमारे प्रपोजल्स हैं उनको बहुत जल्दी वहाँ से, मैंने देखा है कि यहाँ पे गोवा में काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी प्रपोजल्स हमारे जाते हैं बहुत जल्दी वहाँ से होके आ जाते हैं। तो जो भी हमारे इश्यूज वेलफेयर के भी होंगे, जैसे हेल्थ है, उसके ऊपर क्या और कुछ हम अच्छा कर सकते हैं या बाकी कोई स्कीम ला सकते हैं, उससे भी वो भी एक मनोबल से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर में कंटिन्यूसली काम किया जाएगा। सर फिर से मैं बोलूँगा, करप्शन और डिसिप्लिन, जैसे आप जब आए थे तो एक सर्कुलर हमारे पास आया था, हमें पता लगा था कि जिसमें बताया गया था कि कुछ पुलिस वाले जो है पुलिस स्टेशन के एरिया में ही ड्रग्स और शराब पीते हैं, ऐसी घटनाएं भी हुई। और नहीं, मैं उस सर्कुलर को लेके स्थिति स्पष्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि उस सर्कुलर को इश्यू करने से पहले ज़रूर कुछ चूक हुई, क्योंकि वो एक मेल आया था एक व्यक्ति का
और उस व्यक्ति के मेल के ऊपर, वो मेरे आने से पहले की बात है, मेल आया था और उसी मेल में जो कुछ बात कही गई थी उसको एज इट इज़ सर्कुलर के अंदर यूज कर लिया गया। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी ये चूक हुई, इंक्वायरी नहीं की गई। कोई इसके ऊपर में डेटा इकट्ठा नहीं किया गया कि भाई हमारे थाने के अंदर में या हमारे अलग बाकी यूनिटों के अंदर में इस तरह के इंसिडेंट्स कितने हैं या नहीं है। तो बगैर वो पूरा उस ड्यू डिलीजेंस किए हुए शायद उस सर्कुलर को, मुझे लगता है कि हम लोगों से ये चूक हुई है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। इसीलिए उसके आधार पे ये मान लेना कि इस तरह की घटना बहुत आम है गोवा पुलिस में, ये गलत होगा। अगर ऐसी स्थिति होती तो गोवा पुलिस का इतना अच्छा नाम नहीं होता, इतना अच्छा हमारा काम नहीं होता। जहाँ अब देख ही रहे हैं जो भी पीछे के दिनों में इतने ही दिनों में मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी फास्ट डिटेक्शन है। अब कलंगुट का मर्डर, जिस दिन मैं गोवा आया था, चार्ज लिया भी नहीं था, कलंगुट में एक इंसिडेंट हुआ था और उसको बहुत तेज़ी से इन्होंने वर्कआउट किया। उसके बाद फिर कलंगुट में भी एक दूसरा इंसिडेंट हुआ, जब उसके अंदर में भी बहुत फास्ट डिटेक्शन था। तो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और आगे भी इसकी क्वालिटी और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका ये था कि इस तरह का सर्कुलर था जिसमें इस तरह की बात आई थी, तो ये किसी डेटा के ऊपर में आधारित नहीं था। इस सर्कुलर को इशू करने में हमसे चूक हुई है। सर, मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि छोटा राज्य है, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपने महसूस किया सर? करीब 1 महीना हो गया कि पुलिसिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मैं ये नहीं कहता कि रूलिंग पार्टी या रूलिंग साइड से ही, दूसरा भी, ऐसा कुछ महसूस किया सर आपने? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोवा पुलिस कानून के दायरे में रह के काम करती है और इसमें कहीं से किसी भी किस्म का हमें अभी जो मेरा अनुभव रहा है उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है इस काम को करने में। बल्कि हमें ऑनरेबल सीएम का काफ़ी सपोर्ट है कि भाई आप बिल्कुल कानून के दायरे में रह के तेज़ी से और प्रभावी तरीके से सिटीजन्स को पुलिस की सर्विस दीजिए। ख़ास तौर पे ड्रग्स के मामले में उनके बार-बार इंस्ट्रक्शन है कि इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जो भी ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, अक्टूबर से यहाँ ऑफिशियल टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है। ये पहला टूरिस्ट सीजन होगा आपके लीडरशिप में। क्या तैयारी रहेगी, क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा आपके स्टाफ को? ये चार्ज लेने के 2 दिन के बाद ही एक मैंने मीटिंग ली थी और उसके अंदर में मुख्य फोकस यही था कि जब टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होगा और इस साल एक्सपोजिशन भी होने वाला है और टूरिस्ट सीजन में जब बहुत ही बड़े तादाद में जब सैलानी यहाँ आते हैं गोवा के अंदर में, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी यूनिट, एटीएस यूनिट, इन तमाम यूनिट्स को ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लोकल पुलिस को बेसिकली अपनी जो पेट्रोलिंग है उसके ऊपर में और कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं ताकि जो भी टूरिस्ट आते हैं या जो लोकल लोग हैं वो महफूज महसूस कर सकें। ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से यातायात व्यवस्था को और भी पहले से जो पुराने अनुभव हमारे रहे उसकी मदद से, क्या इसके अंदर में हम ड्रोन से भी ट्रैफिक देख सकते हैं, ये भी उनको कहा गया है। क्या हम ट्रैफिक की सिचुएशन को कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से सिमुलेट करके देख सकते हैं, ये भी उनको कहा गया है कि वो भी एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को। उससे ट्रैफिक मैनेजमेंट में किस तरीके से और हमें मदद मिल सकती है। साथ में अभी आपको मालूम है एक पोरबोरिम के आसपास भी ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया गया क्योंकि वहाँ पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसके अलावा जो एटीएस है उसको अपनी और भी तैयारी और मॉक ड्रिल्स को मजबूत करने के लिए कहा गया है ताकि टूरिस्ट सीजन में वो भी तैयार रहें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जो कोस्टल पुलिस है उसको पेट्रोलिंग इन कोऑर्डिनेशन विथ कोस्ट गार्ड कहा गया है, मैक्सिमम विजिल मेंटेन रखे। तो इस तरीके से, और जैसे टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ता है और उस समय इवेंट्स भी बहुत होते हैं, जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड पर्सन भी आते हैं, तो सिक्योरिटी यूनिट को उस तरीके से तैयारी करने के लिए कहा गया है। और इन सब चीज़ों की जो
जैसे एक्सपोजिशन है उनके साथ ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजर है उनके साथ मीटिंग हो रही है हमारी, हमारे लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम उनके साथ मीटिंग कर, तो कंटिन्यूस तैयारी है और उसमें फोकस और एम्फेसिस इसी बात पे है कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें और सीनियर लोग लगातार इसमें, सीनियर ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो हैंड्स ऑन रहें और किसी भी अगर स्थिति कोई अराइज होती है तो उसको जल्दी से काबू किया जाए। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लीडरशिप में गोवा पुलिस सारी चुनौतियों का सामना करे सफलतापूर्वक और गोवा पुलिस नई ऊंचाइयों को छुए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।